हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उसमें मैंने 10 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। हमें जो इस पार्ट में पढ़ना है, पार्ट 2 में जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक नंबर 11 से पढ़ना है। और टॉपिक नंबर 11 में हम यहाँ के प्रमुख शहरों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेसोपोटामिया के प्रमुख शहर कौन कौन से थे उनके बारे में हमें देखना है। तो कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में लगभग पहली जो बस्तियां देखने को मिलती हैं, पहली बस्तियां जो देखने को मिलती हैं वो लगभग 5000 ईसा पूर्व में देखने को मिलती हैं। और यही बस्तियां आगे चल के क्या बनती हैं, प्राचीन शहरों का क्या ले लेती हैं, रूप ले लेती हैं। और यहाँ पे हमें 3 प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। पहले वो शहर थे जो मंदिरों के आसपास विकसित हुए। मंदिरों के आसपास जो भव्य बड़े बड़े मंदिर थे उनके आसपास दुकानें खुलने लगती हैं, लोग धीरे धीरे रहने लग जाते हैं और वो शहर का रूप ले लेते हैं। तो पहले शहर वो हैं जो मंदिरों के पास विकसित हुए। दूसरे वे शहर हैं जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। जैसे किसी शहर में बहुत ज्यादा व्यापार होने लग गया और व्यापार के कारण वो धीरे धीरे पूरा का पूरा जो बस्ती थी वो पूरा का पूरा शहर का रूप ले लेती। और कुछ शहर देखेंगे जो क्या थे, शाही शहर थे। शाही शहर जैसे मारी यहाँ पे शाही शहर था, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो मैं आपको एक बार मैप में लोकेशन दिखा देता हूँ इन शहरों के बारे में। ये रहा मेसोपोटामिया का मैप और यहाँ पे देखिए ये देखिए ये रहा उर शहर, ये रहा उर शहर और ये रहा उरूक नगर। उरूक नगर के बारे में देखेंगे। ये जो मारी है काफी ज्यादा शाही शहर था। ये यहाँ से जो जलधाराएं होती थी इनसे दूसरे देशों में ये लोग व्यापार करते थे। इस वजह से ये काफी ज्यादा फलता फूलता सबसे भव्य शहरों में गिना जाता है। ये बेबीलोन शहर है ये। और कुछ 1-2 शहरों के बारे में और देखेंगे, जैसे एक 99 शहर है, असीरिया शहर है, इनके बारे में देखेंगे। लेकिन यही 4 जो मेन है, उरूक नगर, उरनगर, बेबीलोन, मारी, इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो शहर हमें पढ़ना है वो उरनगर के बारे में पढ़ना है। जो शहर था उरनगर है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसकी बढ़िया से सुव्यवस्थित ढंग से जो खुदाई की गई थी वो सबसे पहले कब की गई थी, 1930 में की गई। तो यहाँ पे जो 4 शहरों में सबसे पहला शहर है उरनगर, उसकी सुव्यवस्थित ढंग से खुदाई कब की गई थी, 1930 में की गई थी। अब इस शहर की कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता ये देखने को मिलती है कि उरनगर में टेढ़ी मेढ़ी गलियां देखने को मिलती हैं और संकरी यानी नैरो स्ट्रीट, पतली पतली गलियां हमें देखने को मिलती हैं। तो कहा जाता है कि इस नगर में टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, पतली पतली गलियां थी। कहा जाता है इस शहर में नगर नियोजन का अभाव। नगर नियोजन का मतलब होता है इसको वेल प्लान तरीके से नहीं बनाया गया था। जैसे कच्चा हटमेट्स यानी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग होते हैं, वो कहीं पे भी कोई रास्ता आने जाने का उसमें रास्ता नहीं होता, कहीं पे भी वो घर बनाकर रहने लग जाते हैं, सड़कों को छेक लेते हैं। तो ऐसे ही जैसे वहां पे नगर नियोजन का अभाव, मतलब जैसे उनके इलाकों में नगर नियोजन का अभाव होता है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या था, नगर नियोजन का अभाव था। और पतली पतली गलियां थी, इसलिए पहिए वाली जो गाड़ियां थी उनके घरों तक नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए लोग क्या करते थे, अनाज के बोरे हो गए, ईंधन के गट्ठे हो गए यानी लकड़ी हो गई, इसे अपने शरीर पर लादकर या जानवरों के ऊपर लादकर उसे घरों तक लेकर जाते थे। और तो और अगर बात की जाए यहाँ पे जल निकासी की, तो जल निकासी के लिए इन्होंने नालियां तो बना रखी थी। जल निकासी के लिए नालियों का प्रयोग करते थे और मिट्टी की पतली पतली नालिकाएं बनाते थे। और जो घरों की छत होती थी ना, वो बाहर की ओर नहीं होती थी। जैसे सपोज कर लो ये रोड है और ये घर बना हुआ है, तो घरों की जो छत का ढलान है ना, हमारे यहाँ देखोगे तो जैसे अगर आज के टाइम में देखोगे घरों के छत का ढलान ऐसे होता है ताकि बारिश हो और सारा का सारा पानी क्या गिरे, नीचे गिरे, यहाँ गली में गिरे। लेकिन इन्होंने घर ऐसे नहीं बना रखे थे। इनके घरों के डिजाइन कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। सपोज कीजिए ये रोड है और ये घर है और घरों की जो स्लोप होती थी वो अंदर की ओर होती थी। मतलब जो सारा का सारा पानी गिरेगा वो सारा का सारा घरों के अंदर गिरेगा। और ये कहाँ पे गिरेगा, सारा का सारा पानी आंगन में गिरेगा। और आंगन में इन्होंने पतली पतली नालिकाएं बना रखी थी और उन नालिकाओं के साथ बड़े बड़े होज बना रखे थे। तो सारा का सारा पानी छतों पे गिर के घरों में गिरता था, मतलब आंगन में गिरता था, और वो सारा पानी नालियों के द्वारा इस होज में क्या होता था, इकट्ठा। तो ये देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, घरों की छतों का जो ढलान होता था वो भीतर की ओर होता था। और तो और जो वर्षा का पानी है वो नालियों के द्वारा भीतरी आंगन में गिरता था और होज में क्या होता था,
और बात की जाए ये घरों की साफ सफाई के बारे में, तो ये घरों की साफ सफाई करके सारा का सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते, और वो कूड़ा डालेंगे तो गलियों में आने जाने वाले लोग हैं उनके पैरों में ये कूड़ा लगता था। और क्या होता था, बाहर कूड़ा डालने की वजह से जो गली की सतह है वो काफी ज्यादा क्या हो जाती है, ऊंची हो जाती है। तो गलियों की सतह काफी ज्यादा ऊंची हो जाती है और इन्हें अपनी दहलीज को, जो घर की चौखट है, उसको भी ऊंचा करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बारिश होती थी तो कीचड़ के साथ सारा का सारा बह कर वो घरों में आता था, इसलिए अपने गलों जो दहलीज है उसको काफी ज्यादा ऊंचा बना। और तो और यहाँ के घरों में खिड़कियों का अभाव था। यहाँ के घरों में हमें बिल्कुल भी खिड़कियां देखने को नहीं मिलती हैं। जो इनके घरों में प्रकाश जो आता था वो आंगन में जो दरवाजे खुलते थे, आंगन की ओर जो दरवाजे खुलते थे उनसे इनके घरों में प्रकाश आता था। और तो और ये लोग शवों को गड्ढा खोदकर दफना देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कब्रिस्तान देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें शासकों की और छोटे जनसाधारण जो लोग हैं उनकी हमें समाधियां देखने को मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, अपने परिजनों को घरों के फर्श के नीचे ही दफना देते थे, मतलब घर के नीचे ही गड्ढा खोदते थे और उसमें उन्हें दफना देते थे। और तो और ये जो उर नगर के लोग हैं ये कुछ अंधविश्वासों का पालन भी करते थे। जैसे इनका ये मानना है कि घर की दहलीज जितनी ज्यादा ऊंची होगी वो उतना ज्यादा सौभाग्य लेकर आती है। और तो और अगर घर का जो मुख्य दरवाजा है वो अगर दूसरे की घर की ओर खुले तो वो क्या लेकर आता है, सौभाग्य लेकर आता है। ठीक है, और तो और ये बता रखा है कि इनका जो लकड़ी का दरवाजा है अगर वो बाहर की ओर खुलता है, घर का जो लकड़ी का दरवाजा है अगर वो बाहर की ओर खुलता है तो पत्नी जो है वो पति के दुखों का कारण बनती है, यातना का कारण बनती है। तो ये याद रखना है, अगर लकड़ी का घर का दरवाजा बाहर की ओर खुलता है तो जो पत्नी होती है वो पति को हमेशा क्या देती रहती है, कष्ट देती रहती है, उसके दुखों का कारण बनती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और नगर की विशेषताएं। तो सबसे पहला है यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी और पतली पतली गलियां देखने को मिलती है। जल निकासी उतनी ज्यादा ठीक नहीं थी, घरों में पानी इकट्ठा होता था। घरों की जो सफाई है, साफ सफाई करके सारा का सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे, और जो बारिश जब होती थी तो घरों में आने लगता था, इसलिए घरों की जो दहलीज ऊंची बनाई जाती थी। खिड़कियों का अभाव देखने को मिलता है, खिड़कियां बिल्कुल भी नहीं थी इनके घरों में। शवों को ये लोग गड्ढा खोद कर दफना देते थे, और कई लोग कब्रिस्तान में दफना देते और कई लोग अपने घर के नीचे ही दफना देते थे। और घरों के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास देखने को मिलते हैं कि दहलीज ऊंची होनी चाहिए, धन दौलत लेकर आएगी। घर का जो दरवाजा है किसी और के घर के दरवाजे की ओर खुले तो सौभाग्य लेकर आता है। ठीक है, ये यहाँ पे आई थिंक ना होना चाहिए। यदि सामने का दरवाजा किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वो सौभाग्य लेकर आता है। और तो और यदि घर का लकड़ी का जो मुख्य दरवाजा है वो बाहर की ओर खुले तो जो पत्नी होती है वो पति की यातना का, दुखों का कारण बनती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगला शहर देखते हैं। अगले शहर का नाम है उरूक नगर। उरूक नगर काफी इंपॉर्टेंट नगर है। तो उरूक नगर का जो राजा हमें देखने को मिलता है वो गिलगेमिश देखने को मिलता है। तो उरूक नगर का राजा कौन था? गिलगेमिश। ये राजा कब बना था? एनमार्कर के कुछ समय बाद बना था। हमने ये भी देखा था कि उरूक नगर का राजा एनमार्कर भी था। जब एनमार्कर चला जाता है तो उसके कुछ समय बाद गिलगेमिश क्या बनता है? राजा बनता है। और कहा जाता है 2800 ईसा पूर्व में ये काफी बड़ा शहर बन गया था। लगभग 400 एकड़ में ये शहर फैला हुआ था। और तो और ये शहर काफी ज्यादा सुरक्षित शहर था। इसके चारों तरफ दीवार बनाई गई थी इसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अच्छा शहर था, बहुत बड़े बड़े राजाओं ने यहाँ पे शासन किया है, तो इस वजह से इस शहर की सुरक्षा करने के लिए इसके चारों तरफ दीवार भी बनाई गई थी। कहा जाता है इस शहर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शिल्प कला के लिए, मूर्ति बनाने के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो शिल्प कला और मूर्ति कला दोनों के लिए औजारों का यहाँ पे प्रयोग हो जाता है। और तो और यहाँ पे जो पिलर्स बनाए जाते थे, तो घर बनाने के लिए पिलर्स बनाए जाते थे, जैसे आज के समय में सरिये का, सीमेंट का, कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, उस समय ईंटों के स्तंभ बनाने की कला का यहीं से विकास हुआ था। और तो और यहाँ पे एक और बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ है। कुम्हार का चाक का निर्माण यहीं पे हुआ है। कुम्हार का चाक होता है ना, जो मिट्टी बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक पहिया होता है, उस पर घुमाते और हाथ लगाते हैं और जैसे बर्तन चाहे वैसे बना सकते थे। तो शुरुआत में इसके बारे में, इस तकनीक के बारे में किसी को पता नहीं था, तो बर्तन बहुत ही ज्यादा महंगे होते थे क्योंकि उनको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता था। लेकिन जब से कुम्हार के चाक का प्रयोग बर्तन बनाने में होने लग गया, बर्तन काफी मात्रा में बनने लग गए और बहुत ही कम समय में एक जैसे बर्तन बनाए जाने लग गए, जिससे उनकी कीमतें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कुम्हार के चाक का निर्माण सबसे पहले कौन से शहर में देखने को मिलता है, तो उस शहर का नाम है उरूक नगर।
उसके बाद अगला शहर है मारी शहर। मारी शहर को बोला जाता है कि मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा और सबसे शाही शहर कौन सा था? मारी शहर था। यहाँ पे हमें जिब्रेलिम का महल भी देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। जिब्रेलिम का महल कहाँ पे देखने को मिलता है? मारी शहर में देखने को मिलता है। और तो ये जो मारी शहर था, या इसका ज्यादातर जो भाग था वो चारागाह था। मतलब यहाँ पे ज्यादातर क्या थे? घासें उगती थी, स्टेपी घास के मैदान थे। यहाँ पे किसान, थोड़े बहुत किसान लोग भी रहते थे। ज्यादातर कौन रहते थे? पशु चारक रहते थे। और पशु चारक जो पशुओं को चराने वाले थे, वो पनीर को, मांस को और चमड़े को बेचते थे किसानों को, और बदले में उनसे अनाज और धातु खरीदते थे। और ये काफी ज्यादा व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। कहा जाता है कि ये जो शहर था, यहाँ से ये जो फरात नदी की ऐसे ऐसे धाराएं जा रही हैं, इन धाराओं के माध्यम से दूसरे दूसरे देशों में व्यापार किया जाता था। इस वजह से ये काफी फलता फूलता शहर था। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापारिक स्थल पर स्थित था। यहाँ से, जहाँ से होकर लकड़ी हो गया, तांबा हो गया, तेल हो गया, शराब हो गया, अन्य सामान नाव में लादकर दक्षिणी और तुर्की क्षेत्रों में भेजा जाता था, लेबनान में भेजा जाता था। और मारी शहर कहा जाता है इसी व्यापार की वजह से काफी ज्यादा भव्य और अमीर शहर बना था। उसके बाद हम अगला शहर देखते हैं। अगला शहर है हमारा बेबीलोन। कहा जाता है बेबीलोन के बारे में जो पहला जिक्र मिलता है 331 ईसा पूर्व में। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस शहर को जीत लिया था। सिकंदर ने इस शहर को जीत लिया था और ये प्रमुख और काफी ज्यादा बड़ा शहर था। ये करीब 850 हेक्टेयर में फैला हुआ था। काफी बड़ा शहर बन गया था ये। कहा जाता है यहाँ पे हमें बड़े बड़े राजमहल देखने को मिलते हैं, मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें एक जिगुरात देखने को मिलता है। जिगुरात क्या होता है? एक सीढ़ी नुमा मीनार होती है, तो जिसमें बहुत ऊंची सीढ़ी बनी होती है। तो जिगुरात आपको याद रखना है, सीढ़ीदार मीनार को जिगुरात कहा जाता था यहाँ पे। और तो और यहाँ पे असुरबानीपाल नाम के एक राजा ने अपनी राजधानी 99 में एक पुराकालीन पुस्तकालय बनवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 99 में पुराकालीन पुस्तकालय किसने बनवाया था? तो उसका नाम है असुरबानीपाल नाम के राजा ने बनवाया था। बेबीलोन उच्च संस्कृति का केंद्र माना जाता है। और तो और अंतिम जो शासक हमें बेबीलोन का देखने को मिलता है वो नेबोनिडस था। तो नेबोनिडस बेबीलोन का अंतिम शासक होता है और शायद इसके बाद इसको हराकर सिकंदर क्या बनता है? राजा बनता है। तो स्टूडेंट टॉपिक नंबर 12 देखते हैं। इसमें हमें ये पढ़ना है मेसोपोटामिया में परिवार के बारे में और विवाह के नियम के बारे में बता दीजिए। यह जो मेसोपोटामिया में विवाह प्रणाली प्रचलित थी, वो हिंदू धर्म में विवाह प्रणाली से कैसे मेल खाती है, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। तो कहा जाता है मेसोपोटामिया का जो समाज था वो एकल परिवार का यहाँ पे प्रचलित था। एकल परिवार का मतलब होता है विवाह के बाद पुत्र और पुत्रियां अपने परिवार से अलग होकर रहते थे। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कई पुत्र विवाह के बाद अपने माता पिता के साथ ही रहते थे। और तो और जो पिता की संपत्ति में पुत्रों को ही केवल अधिकार मिलता है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि मेसोपोटामिया एक पुरुष प्रधान समाज था। और तो और अगर यहाँ पे जो विवाह के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे लड़के और लड़कियों की विवाह की इच्छा की घोषणा कर दी जाती थी। और उसके बाद क्या होता था, जो वधु के मतलब लड़की के जो माता पिता होते थे वो अपनी सहमति दे देते थे कि हाँ लड़की से विवाह कर सकते हो। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में मतलब वर और वधु के पक्षों के बीच में उपहार दिए जाते थे। जैसे आज के समय में दिया जाता है उपहार, वैसे ही वहां पर भी उपहार दिए जाते थे। और तो और बता रखा है जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तो दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वो फिर एक साथ मिलकर क्या करते थे? भोजन करते थे। और फिर वर और वधु को ले जाकर मंदिर में ले जाया जाता था, जिसमें वहां पे भगवान का आशीर्वाद लेते थे और मंदिरों को बहुत सारा भेंट चढ़ाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे विवाह के नियम थे। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अगर वर और वधु मतलब लड़का और लड़की शादी के योग्य हो जाते हैं तो लोग ढूंढते हैं, उनके शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढते हैं। और उसके बाद क्या होता है, माता पिता से पूछा जाता है। अगर माता पिता सहमत हो जाते हैं तो फिर शादी करवा दी जाती है। और जब शादी होती है तो उससे पहले कुछ उपहारों का आदान प्रदान होता है। जैसे जो वर पक्ष होता है वो लड़की के लिए गहने और उनके घर के लिए कपड़े ये सब लेकर आता है। और जो वधु पक्ष होता है वो बहुत सारा इनको दहेज देते हैं। दहेज मतलब जैसे फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी ये सब देते हैं। तो यहाँ पे उपहारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। और शादी के दिन सभी लोग मिलकर भोजन करते हैं और उसके बाद वही भगवान के पास जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और मंदिरों को ये लोग भेंट चढ़ाते हैं। वही सेम है, हिंदू परंपरा से पूरा का पूरा ये मेल खाता है।
नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि जो मारी शहर था ना, मारी शहर या मेसोपोटामिया का कोई भी शहर हो, वहां पे जो खानाबदोश पशुचारक थे, जो पशुओं को चराने जो गड़ेड़िए लोग आते थे, वो शहरों के लिए खतरा माने जाते थे। तो आखिर ये शहरों के लिए खतरा क्यों माने जाते थे? तो बताया गया है कि सबसे पहले मेसोपोटामिया वाला जो इलाका है, यहाँ पे झुंड के झुंड इस इलाकों से बहुत सारे गड़ेड़िए और भेड़ बकरियों को चराने के लिए लोग आते रहते थे। ये इधर पूरा का पूरा इलाका रेगिस्तानी था, मतलब इधर भी रेगिस्तानी था और उनके शहरों में लोग आते थे पशुओं को चराने के लिए, और वो शहर के लिए खतरा माने जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ये जो खानाबदोश पशुचारक थे ना, ये अपनी भेड़ बकरियों को खेतों में जो पानी फसलों के लिए जो ले जाया गया पानी है, उसमें अपनी भेड़ बकरियों को गुजारते थे और उस सारा पानी पिला देते थे, जिससे खेत सूख जाते थे और फसलों को नुकसान होता था। इस वजह से किसानों और गड़ेड़ियों के बीच में लंबे समय से, मतलब काफी समय से लड़ाइयां चलती रहती थी। तो पहला रीजन ये था कि किसानों की फसलें खराब हो जाती थी, और कई बार ये जो गड़ेड़िए होते थे, ये फसल काटने वाले मजदूर के रूप में आते थे, फसल काटने वाले मजदूरों के रूप में आते थे, और यहाँ पे भाड़े के सैनिक बन जाते थे और धीरे धीरे समृद्ध होकर यहीं पे बस जाते थे। और कई बार तो ये खुद राजा को मार के खुद का अपना शासन भी स्थापित कर लेते थे। तो इसलिए भी इनको शहरों के लिए खतरा माना जाता था। और कई बार क्या होता था, ये गड़ेड़िए आते थे, खानाबदोश होते थे, गड़ेड़िए आते थे, गांव में रुकते थे और रात में गांव पर हमला कर देते थे, पूरे गांव को आग लगा देते थे और उनका गांव वालों का सारा इकट्ठा हुआ धन पूरा का पूरा लूट लेते थे। इसलिए भी इनको खतरा माना जाता था राज्यों के लिए। और तो जो मारी शहर है, मारी शहर के लोगों को सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता था, क्योंकि मारी शहर के राजा हमेशा सतर्क रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि जब भी इनके राज्य में कोई भी गड़ेड़िया आता था ना, तो वो गड़ेड़िए से हमेशा सतर्क रहते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो दूसरे राजाओं के जासूस बन के आते थे और राज्यों पर हमला करवा देते थे। और इसीलिए जब भी कोई चरवाहा इनके राज्य में आता था, तो उस पर कड़ी नजर रखी जाती थी, कहीं वो दूसरे राजाओं का जासूस तो नहीं है। इस वजह से जो खानाबदोश पशुचारक थे, उनको मारी शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपको याद रखना है कि मारी शहर के लिए या मेसोपोटामिया के शहरों के लिए खानाबदोश पशुचारक खतरा क्यों थे। खानाबदोश पशुचारक वही लोग होते हैं जो झुंड के झुंड भेड़ बकरियों को चराते हैं और एक शहर से दूसरे शहर में जाते रहते हैं। तो पहला रीजन ये था, फसलों को खराब कर देते थे। जो फसलें बोई होती थी, उन खेतों से गुजार कर ले जाते थे, या उनमें जो पानी होता था अपनी भेड़ बकरियों को पिला देते थे। इस वजह से पूरा का पूरा खेतों की जो फसलें होती है वो नुकसान हो जाता है उनको, इसलिए किसानों और गड़ेड़ियों के बीच में झगड़े होने लगते हैं। और कई बार भाड़े के सैनिक के रूप में आते थे, मतलब भाड़े के मजदूर के रूप में आते थे और यहीं पे बस जाते थे, अपना खुद का राज्य स्थापित कर लेते थे। और तो और कई बार गांव पर हमला करके ये गांव के सारे धन को लूट लेते थे, ये भी रीजन था। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि पूरी दुनिया को मेसोपोटामिया की क्या थी। ठीक है, पूरी दुनिया को मेसोपोटामिया ने क्या दिया है, या मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो पूरी दुनिया को क्या बता कर गई है, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना। तो मेसोपोटामिया की जो सबसे बड़ी देन है ना, वो उनकी कालगणना है और उनका गणित है। आज से करीब 1800 ईसा पूर्व पहले यहाँ पे कुछ हमें पट्टिकाएं मिली हैं, जिसपे हमें गुणा करने का तरीका बता रखा है, भाग करने का तरीका बना रखा है, वर्ग करने का तरीका, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हमें तरीका बता रखा है। तो ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमने यहीं से सीखा है गुना और भाग के बारे में, वर्गमूल के बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हमने यहीं पे सीखा। और तो और मेसोपोटामिया के लोगों ने पृथ्वी के जो चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा होती है, उसके अनुसार एक वर्ष को पूरे 12 महीनों में बांटा है। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और इन्होंने ही एक महीने को 4 हफ्तों में बांटा है, एक दिन को 24 घंटे में बांटा है। याद करो गाइस, क्या होता है, एक दिन में 24 घंटे कैसे होते हैं? आखिर कैसे हमें पता लगा एक दिन में 24 घंटे होते हैं? तो इसका भी आकलन इन्होंने ही बताया। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसका भी डिवीजन इन्होंने ही हमें बताया है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, इसके बारे में भी पूरी दुनिया को इन्होंने ही बताया है। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने तारों के बारे में, तारामंडल के बारे में, जो वो सप्तऋषि तारामंडल होता है, जो तारे ऐसा डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं ना, उस पैटर्न के बारे में इन्होंने ही हमें सबसे पहले बताया है। पूरे विश्व में गुंबदें बनाने हो गई, मतलब गुंबद बनाने हो गए, मेहराबें बनाने हो गई, स्तंभ बनाने हो गए। गुंबद का मतलब ये जैसे ताजमहल के ऊपर ऐसा गुंबद सा बना हुआ है, इनको बोला जाता है गुंबद। ये बनाने की कला यहीं पे विकसित हुई। स्तंभ, ऐसे गोल स्तंभ होते हैं ना, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्तंभ होते हैं, उनको बोला जाता है मेहराबें बनाने की कला। ऐसे पिलर्स बनाने की कला हमने यहीं से सीखा है। और पूरी दुनिया को सबसे बड़ी इनकी देन है लेखन कला।
लेखन कला का सबसे पहले प्रयोग यहीं पे होता है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं।